केंद्र सरकार की उपलब्धियां, और जब हम राजस्थान सरकार में रहते हैं तो राजस्थान सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या असफलता रही, उस बारे में मुख्य रूप से आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हुआ हूँ। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने कार्यकाल पिछले 5 साल के अंदर और 1 वर्ष बीता इसके अंतर्गत विकट परिस्थिति में इस देश की जनता को संभाला है। आम गरीब आदमी को आपने जो संवारा है, केवल देश में अपने इस भारत में ही नहीं विदेशों में भी आपकी जो ख्याति है वो भली भांति हम सब जानते हैं। आपने इस विकट परिस्थिति में जो कार्य पिछले 5 वर्षों में किए, जिसमें सबसे पहले आम गरीब महिला सोचती थी कि मुझे भी गैस का चूल्हा मिल जाए, या मोदी जी ने सोचा कि वास्तव में एक गरीब घर के अंदर रहने वाली जो महिला है वह किचन में ही नहीं पूरे घर की देख रेख करती है और उस आधार पर उसे गैस की ज़रूरत है, और गैस नहीं होने से धुएं से उसकी आंखें खराब होती थी। इसलिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपने जो गैस चूल्हे की जो पहल की है और आम गरीब महिला को जो सहयोग किया है, यह आम गरीब महिला आपके प्रति कृतज्ञ है। और राजस्थान के अंदर 63,68,000 लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है, और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत 738.18 करोड़ राशि दी गई है। इस योजना के अंदर राजस्थान में इस प्रकार का लाभ दे चुके हैं। ये एक बहुत बड़ कारगर सिद्ध योजना उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पशुपालन विकास निधि के अंतर्गत भी यानी कि 24 जून 2020 से 15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए पशुओं के इलाज के लिए, और उस पशुपालन की दृष्टि से भी ये सब हमारे देश में रहने वाली ग्रामीण जनता है उसको लाभ देने के लिए, यानी कृषकों को, पशुपालन को और पशुपालन काश्तकारों को भी यह लाभ मिले, इसके लिए योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 64,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किया और 3 करोड़ 3 माह के लिए 1,000 रुपया अतिरिक्त पेंशन का भी दिया। यानी आम गरीब इसके लिए कितना एक सुख का अनुभव कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए अतिरिक्त बजट यानी 3 माह में 1,000 भी अतिरिक्त दिया। ऐसे ही चिकित्सा एवं मेडिकल स्टाफ की दृष्टि से भी, यानी शायद ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ, मेडिकल में काम करने वाले कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा करना ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इस कोरोना महामारी के अंतर्गत भी अपने ही नहीं, अपने परिवार की और अपने स्वयं के नहीं, परिवार की चिंता न करते हुए जनता की सेवा मेडिकल के कर्मियों ने, चाहे छोटे से छोटा स्टाफ को, उसने किया है। ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि नहीं, इनको बहुत अच्छा लाभ देना चाहिए, उनकी जीवन की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, इस दृष्टि से 50 लाख तक का बीमा जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे चिकित्सा स्वास्थ्य के अंदर की कोविड महामारी के अंदर भी जिस प्रकार से 1888.13 करोड़ रुपया आवंटित किए, जिसमें राजस्थान में जो दिया है वो 1780.91 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जारी कर दिए। यानी राजस्थान सरकार को इतना मदद इस कोविड के अंदर किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस यही नहीं, अतिरिक्त बजट, अतिरिक्त राशि उसके अंदर 3 करोड़ 71 लाख 15,000 यानी स्वीकृत कर दिए इन्होंने। ये राशि आ भी गई है और इसके कारण से इन गरीब जो मरीज हैं कोविड से
और उससे भी अधिक, जो सब आज उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आज ने प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क इलाज के लिए 2094 अस्पताल स्वीकृत यानी अधिकृत किए हैं और उसमें प्रदेश में 539 करोड़ 0.86 करोड़ रुपया की लागत से कुल 3,18,629 क्लेम अभी तक दे दिए जा चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आम गरीब के पास ऑपरेशन करने के लिए पैसा नहीं, यानी योजना इतनी बढ़िया अच्छी लगी, जिसके कारण से कैंसर, और आज भी मैं करा 2-3-4 जगह तो अभी मैंने लिखा भी था और उनको प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किया है। ये एक बहुत बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया है। आजकल जिस तरह से कोविन के अंदर जो लोग मजदूर बाहर से आ गए और बाहर से आगे इसके बाद में अब उनकी लालन पालन क्या होगा, खाएंगे क्या व्यवस्था होगी। हम सब लोकल लोगों ने तो मदद की ही सी, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंदर ये काम करेंगे, इसलिए अतिरिक्त बजट प्रस्तावित करके जारी कर दिया, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 लाख से भी अधिक डूंगरपुर के अंदर और 2.5 लाख के करीबन बांसवाड़ा के अंदर मजदूरों ने काम किया और उसका लाभ लिया। और उनके अंदर ये भी किया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 5-5 किलो गेहूँ एडवांस में कर दिया, बाद की इसकी व्यवस्था करेंगे, खाएंगे और अपना जीवन चलाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और यही नहीं, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप देखेंगे तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपया आदरणीय मोदी जी ने किसानों के खाते में डालने का काम किया। लेकिन मुझे दुख होता है इस कहते हुए कि राजस्थान सरकार, विपक्ष की सरकार, जिसने काश्तकार को समय पर सूचीबद्ध नहीं किया और केंद्र तक पहुंचा नहीं, और 2-2 हज़ार रुपया वो किस्तें समय पर नहीं पहुंची। चुनाव के बाद में जब प्रेशर पड़ा, हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद में जो है वो पैसा इनके खातों में आया और आज इसका लाभ ले रहे हैं, जिसमें राजस्थान के अंदर 64,40,687 किसानों को 5,987 करोड़ की राशि दी गई। ये बहुत बड़ी बात है और किसान आज इससे बड़ा खुश हो रहा है कि वास्तव में यह काम हमारे लिए बड़ा अच्छा किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी की और उसके तहत 65,087 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत कर दिया और ये करके राजस्थान में 40 लाख किसानों को लाभ इससे मिला। यानी कि एक बहुत बड़ी पहल इस काश्तकारों के लिए प्रधानमंत्री ने की है। और इसके अलावा भी वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था, यानी भी किसान बिल जो आया है और उसके तहत जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और इधर और राजस्थान में भी यहाँ तक कि हम लागू ही नहीं करेंगे, यहाँ तक की घोषणा कर दी। और जो जिस प्रकार से इनका काश्तकारों को लंबे समय से इनकी इच्छा थी कि हम मर्जी चाहे हमारी उपज का रबी हो खरीफ हो, उस फसल का जो है हम मर्जी चाहे जहाँ बेच सकते हैं, ऐसी भावना थी। सब जगह से जांच करने के बाद में, फीडबैक लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं, ये बिल लाना चाहिए और बिल पास हुआ और पास होने के बाद में ये स्वतंत्रता देगी। और उसके अंदर ये कहा गया कि बड़े बड़े जितने भी ये मंडी के अंदर लोग थे वो एकाधिकार करके बैठे थे और काश्तकारों को उसकी रेट समय पे नहीं मिलती थी, कमीशन कर हो जाता था और इसलिए उनको अलग से बेचने की स्वतंत्रता, जहाँ उसको लाभ होगा वहाँ काश्तकार बेचेगा। इस प्रकार की योजना बना करके यह बिल पास हुआ, उसका समर्थन सब जगह हो रहा है और विपक्ष की सरकार जहाँ है वहाँ उसका विरोध किया जा रहा है। जबकि विपक्ष में केंद्र में पहले कपिल सिब्बल जी इस बिल को पहले ही वो ला चुके थे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट पहले पेश हुई थी और वही उसी को हूबहू लागू किया है और उसका विरोध आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और काश्तकारों को गुमराह कर रहे हैं। ये मैं इस समय कहना चाहूँगा, अगर काश्तकार के हित में होता या हितैषी होते तो इस प्रकार के इस बिल का विरोध नहीं करते। ये इस समय मैं कहना चाहता हूँ। निवेदन एक और करना चाहता हूँ कि मजदूरों को जिस प्रकार से, यानी कि एक समस्या थी, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपना राशन लेने के लिए तकलीफ थी, एक गांव से दूसरे गांव में ले नहीं सकता। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना बना दी जो 2021 तक इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ये योजना बहुत बड़ी है, यानी कि कहीं पर भी हो, चाहे किसी भी स्टेट में जाए श्रमिक, वो अपना काम कर सकता है, वो अपना राशन सामग्री किसी भी जगह जा करके ले सकता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना मोदी जी ने लागू, जिसके आम गरीब आदमी को इसको लाभ मिलेगा। यही नहीं, मोदी जी ने जब से जीतने के बाद में यही किया कि आम गरीब आदमी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार की योजना बना करके किया है। और इसलिए आज हमारा यह देश का गरीब व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति कैसे यहाँ रहेगा, उसके लिए आवास की व्यवस्था भी की। और आवास के अंदर आप देखेंगे कि कोई 20,000 से शुरू हुआ था, फिर 30,000 क्या, 30,000 से 50,000, 50 से 75,000, और मोदी जी ने कहा कि ये तो कम पड़ता है, नहीं हो सकता, इसलिए 1,48,298 रुपया शौचालय सहित इसके अंदर सभी गरीब भाइयों को दिया है। और उसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति हमने देखी है कि 15,71,213 आवास बनाने का लक्ष्य यानी इस राजस्थान में था, इसमें से 13,09,128 आवास स्वीकृत हो गए और 9,24,288 आवास पूर्ण हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी कुछ जगह अधूरे हैं, तो किस्त जिसके अनुसार जिस तरह से वो आवास पूरा करता है उसके आधार पर उसको स्वीकृत कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री अब चलेगा कैसे? काश्तकार अगर कमाता है तो एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हम लोगों को भी जाना आना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। सड़कों की हालत ठीक नहीं हुई तो ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ थी। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसमें 10 सितंबर 2020 तक इस आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 17,824 करोड़ प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके और डूंगरपुर में 7 स्वीकृत हो गए। इसमें से मैंने जो स्वीकृति प्रदान की थी वो स्वीकृति पूरी आपके 20 सड़कों की, इसमें एक सड़क का जो है अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, वो भी स्वीकृत हो जाएगा। ये मैंने इसको स्वीकृति दी थी, सहमति और अनुशंसा की थी 16/2/2019 अभी लेटेस्ट, और उसके पहले जो 11/6/2020 को ये अनुशंसा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लिस्ट हमने दी। हूबहू यह आज स्वीकृत इस जिले के अंदर हो गई है। बहुत सारा लाभ इस राजस्थान की सरकार को मिलेगा। मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की मंशा है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा हो और अच्छा कार्य हो और साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो। कोशिश की है नितिन गडकरी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नितिन जी आप देश के अंदर जितना पैसा डालना पड़े डालिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, ये सब आप अच्छी तरह से इसको काम कर सकते हैं। उन्होंने मुक्त हस्त के मैंने जब ये प्रयत्न मैंने किया उस समय में कि भी सांसद होने के नाते मेरे डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी 927A स्वरूपगंज से लेकर के रतलाम वाया ये खेरवाड़ा देवल, डूंगरपुर सागवाड़ा, प्रतापपुर बांसवाड़ा, ये जो सड़क थी उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। वजवाड़ा तक तो थी, लेकिन अब लगभग 4.5 करोड़ रुपया जो है वो वजवाड़ा से सागवाड़ा का अलग अलग स्टेप, वजवाड़ा से सागवाड़ा, सागवाड़ा से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा से आगे स्वरूपगंज तक का, इस प्रकार की राशि स्वीकृत हो गई है और वो कार्य भी अब प्रारंभ हो रहा है और बहुत ही जल्दी 1 वर्ष के अंदर उस काम को पूरा करके दिखाने का लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। साथ ही घाटोल बाईपास के लिए भी बहुत तकलीफ थी लोगों को और इसलिए 30 करोड़ रुपया इसकी भी स्वीकृति लेटर भी मेरे पास में है और ये जारी हो गई है और आगे काम जैसे जैसे शुरू होगा उसके अनुसार ये जो काम आगे उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नितिन गडकरी साहब का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लिए आपने बहुत अच्छा मन से बजट दिया है और मन से बजट दे करके आपने जो कृपा की है इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की ओर से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसलिए राजस्थान में इसलिए 2467 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें इसमें शामिल हैं। मैं इस समय में और भी निवेदन करना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कितनी देश के अंदर 18,000 गांवों में आज दिन तक बिजली नहीं पहुंची थी, वो बिजली पहुंचाने का काम किया और यहाँ इस डूंगरपुर TSP क्षेत्र के अंदर 5 जिलों के अंतर्गत मैं तो देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ एक टापरे में भी या जो दूर मकान हो उसके अंदर भी अगर 5 पोल लगाना पड़ा, 4 पोल लगाना पड़ा, फिर भी यह काम
किया है, पोल खड़ा करने का काम किया। गरीब आदमी की भी लट्टू जले, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और यह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत इस काम को पूरा किया है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 31 जुलाई 2020 के आंकड़ों के अनुसार 43,264 ग्रामों के विद्युतीकरण किया गया और देश में 18,000 का मैंने बता दिया, 18,000 ग्रामों को किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी और अच्छी पहल के साथ किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम हाथ में नहीं लिया। योगा के रूप में देखेंगे तो भी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। स्वस्थ रहना है, देश के अंदर अच्छा रहना है, बढ़िया रहना है, अपने जीवन को सुख का अनुभव करना है, तो उसके लिए भी स्वच्छ भारत का मिशन के रूप में लिया और हर गांव गली शहरों में सब जगह स्वच्छता अभियान चला करके संदेश दिया और साथ ही शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। और इसलिए अभी डूंगरपुर जिला भी हमारा इसमें अव्वल हमारा अंदर आया है और बहुत अच्छा स्वच्छता अभियान का कार्य चला। प्रधानमंत्री जी ने और ने कई जगह प्रशस्ति पत्र भी दिए और गुप्ता जी ने इस काम को किया है। रेल का विकास में, जैसे रेल का विकास हमारा लंबे समय से हम चला रहे हैं और रेल के अंदर हमने कोशिश 2-4 बार 5 बार बोलने का अवसर भी मिला है और वहाँ पर स्थिति एग्रीमेंट के अनुसार यानी कि 2,000 करोड़ रुपया की इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, लेकिन बजट अब क्या कि वर्तमान BISR के अंदर बढ़ गया, वो 4,000 से भी ऊपर उसकी राशि है। इसमें एग्रीमेंट के अनुसार राजस्थान सरकार को 50% पैसा देना था, लेकिन आनंद फानन में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास कर दिया जो लोकसभा चुनाव के समय पहले, लेकिन वो कुछ काम को पूरा नहीं कर पाए। और आज जो स्थिति है, अशोक गहलोत सरकार के 50% के योजना के अंतर्गत आप एग्रीमेंट के तहत इसको आपको देना होगा पैसा, लेकिन उन्हें डूंगरपुर आके पहले तो घोषणा करके अब फिर बाद में आकर के कहने लगे कि राजस्थान की माली हालत हमारी सही नहीं है, इसलिए मैं उसको जमा नहीं करा सकता और ये काम जो है वो अधूरा पड़ा है। मैंने निवेदन भी किया है कि आदरणीय हमारे पीयूष गोयल साहब को और प्रधानमंत्री जी को कि हमारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हमारे किसी देश के किसी और क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ नहीं है, रेल से कनेक्शन नहीं है, और अगर ये जुड़ जाता है तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के नाते भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस, और सरकार केंद्र सरकार से भी मैंने मांग की है, लेकिन जो नियमानुसार जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ उसके तहत विभागीय कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है। आने वाले समय में इसको हमको पूरा निश्चित रूप से करेंगे और एक बार तो हम पूरा योजनाबद्ध तरीके से ये 5 वर्षों के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि हम रेल यहाँ पर लाएं। और जैसे दूसरा काम हिम्मतनगर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, ये भी एक ब्रॉडगेज का काम जिससे चल रहा है, लेकिन इसमें हिम्मतनगर से डूंगरपुर काम पूरा हो गया है। मैंने निमंत्रण भी दे दिया है मंत्री जी को। अब ये कोरोना की वजह से निमंत्रण स्वीकार अभी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। अभी किसी रेल को चलाने के लिए किसी स्वीकृति नहीं है किसी प्रकार की, अमुक रेल ही चल रही हैं, ज़्यादा नहीं चल रही हैं। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी कहा कि जब ऐसा ही है तो हिम्मतनगर, अहमदाबाद हिम्मतनगर से डूंगरपुर तक काल कुछ समय के लिए चला जाए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अधिकारी मेरे कहने पर यहाँ पर आए भी थे, सर्वे भी की है, और जहाँ माथु गामड़ा के हमारा जो फाटक रखने का था उसके बारे में स्वीकृति के लिए कहा कि इसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा ताकि लोगों आने जाने की व्यवस्था होगी। ये बात भी हमने की है, तो बहुत जल्दी उसका लाभ हम कुछ लोग डूंगरपुर से भी इसको ले सकते हैं। और इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ कोविड-19 के अंदर हमारे विदेश में जिस प्रकार से बच्चे मेडिकल के अंदर और पढ़ाई के लिए भी गए हुए थे और रोज़गार के लिए लंबे समय से हमारे इस वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के लोग जब बाहर थे तो उसके अंदर यहाँ देश में वापस आना था, और इसीलिए हमारे से पहले के लिए 1,000 से भी ऊपर हम लोगों को यहाँ पर अपनी अनुशंसा के आधार पर आदरणीय विदेश मंत्री जी, हमारे गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री जी को और ओम जी बिरला हमारी लोकसभा को कह करके ये काम, अर्जुन जी मेघवाल, इन सब को कह करके लाने का काम किया। और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि डिम्पल त्रिवेदी जो घाटवल की थी, जो किर्गिस्तान में मेडिकल में पढ़ती थी और उसको 24 घंटे के अंदर ये कह रहे थे कि इस बच्ची को नहीं ले जाएंगे, तो उसका हम कह नहीं सकते। ये पहल की, माता पिता हमसे मिले और कहा कि नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँ केंद्रीय मंत्रियों को, विदेश मंत्री जी को भी, कि जिस तरह से आपने मदद की और हमारी इच्छा थी कि बच्ची आ जाए और उसके अंदर एयर एम्बुलेंस के थ्रू सीधा अकेली बच्ची के लिए व्यवस्था करके यहाँ पर उनके माता पिता को सुपुर्द किया और अहमदाबाद में भर्ती और इलाज ले रही है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम केंद्र सरकार ने इस कोविन के अंदर किया है। और कोविन को जिस प्रकार के सहयोग किया है,
चाहे वो मास्क का वितरण हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे गरीब आदमी की रहने की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से जनता ने और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से मदद की है, ऐसा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश भी दिए। पैसों की कमी नहीं आएगी और व्यवस्था करनी है। इसमें राजस्थान में भी व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। मैं इस अवसर पर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो काम हुए हैं वो आप सबके मैंने बीच में निवेदन किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से ये जो चल रहा है, जिसमें 20 माह के कार्यकाल में आम जन, महिला, दलित और आदिवासियों के प्रति अत्याचार के अप्रत्याशित उदाहरण की बढ़ोतरी जो हुई है वो हमारे सामने है। और मैं मुख्य रूप से तो ये कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक आपराधिक मामले 4,35,000 दर्ज किए गए राजस्थान सरकार में, और उसमें 20 माह के दलितों के 11,000 लगभग मुकदमे हत्या, बच्चियों के और महिलाओं के प्रति बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण आदि जो दर्ज किए जा चुके, इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई इतनी नहीं हुई, उनको न्याय नहीं मिल पाया है। और यह राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी विफलता इस समय में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राजस्थान का देश का यह तीसरा स्थान है, जिसमें देश का 7% अपराध राजस्थान में बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा इसमें अपराधों की श्रेणी में जिस प्रकार की जो केस दर्ज हुए हैं, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, जिसमें इसका ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुष्कर्म से अपराधों में राजस्थान का, यानी राजस्थान में तो प्रथम स्थान है। एवं देश का 18.72% अपराध राजस्थान में हुए। ये टोटल आंकड़ा हम देखते हैं तो इस प्रकार की स्थितियाँ राजस्थान सरकार में है। वो अधिकतर यहाँ की प्रशासन और सरकार उसके प्रति जवाबदेही नहीं बनी, जिसके कारण से कई बड़े हादसे भी हुए, कोई बड़ी परेशानियां भी हुई, जिसके कारण से आज जनता परेशान है। 12 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति जो दुष्कर्म के मामले देश में राजस्थान में जो जिस प्रकार से प्रथम स्थान गिना जा रहा है, ये बड़ी शर्मजनक बात है। और इसलिए हम ये नहीं कह रहे, होता है ऐसे दुष्कर्म होते हैं, उसकी सज़ा भी मिलती है, लेकिन जो ग्राफ बढ़ा उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहे कि किसी बीजेपी सरकार में, दूसरी सरकार में कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो अनकंट्रोल जिस प्रकार की स्थिति हुई है, इसमें राजस्थान सरकार में यह फैल रही है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान दे तो यह सुरक्षित रहेंगे। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ में जो अपहरण और गैंग रेप हुआ, सिरोही में बच्ची के साथ में अपहरण कर गैंग रेप की हत्या हुई, भरतपुर में बच्ची के साथ गैंग रेप की हत्या और वारदात हुई, दौसा में मूक बधिर बालिका के साथ में गैंग रेप हुई, करौली में, चरमपुरा में यानी हिंडोन सिटी में दलित परिवार को खेत जोता विरोध किया तो घर फूंक दिया। ये स्थितियाँ आज सरेआम हो रही हैं, यानी गुंडागिर्दी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई अंदाज नहीं। अलवर में थाना गाजी क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका, उसके साथ में गैंग रेप हुआ, और जयपुर के अंदर शास्त्री नगर में हुआ, ऐसे ही चूरू शहर में हुआ। इसके अलावा अलवर, टोंक, तिजारा, अजमेर, बारा, चूरू, सीकर, झालोर और आमेर सहित विभिन्न स्थानों पर यह गैंग रेप हुआ है। और उसके अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हमने देखी हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी नहीं, और लोग बागों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करके ये जो काम की, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकाल पाए। इसलिए राजस्थान में जनता बहुत दुखी है और अराजकता जैसी स्थितियाँ हो रही है। और इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से इन पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं है और पुलिस थानों के चक्कर खाने पड़ रहे हैं, ये बड़ी हालत दयनीय है। और इसलिए महिला के अत्याचार होता है तो अब जब एक संस्था है महिला आयोग का गठन करे ना, गठन क्यों नहीं करते? अगर महिला आयोग का गठन कर दे तो इनके किसी कार्यकर्ता को महत्व भी मिलेगा और जा करके उसकी महिलाओं की जिस प्रकार की पीड़ित महिला उसको देख रेख भी करेगी और उसका आगे सरकार तक तो उसका समाधान हो सकता है। लेकिन वो नहीं होने से भी ये बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश FIR के बजाय परिवाद मानकर उसको FR दी जा रही है। हो गया काम, उस फाइल को ही दबा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी राजस्थान सरकार फेल हुई है और जिस प्रकार से दलितों के प्रति अत्याचार 4704 मुकदमे भी दर्ज हुए। इस प्रकार से राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल है और उस आधार पर ये जो काम किया जा रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत ही इसमें कहना चाहूँगा
कि राजस्थान सरकार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में अभी हाल ही जिस प्रकार से डूंगरपुर के अंदर भी हमारे 1167 शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रकार अभियान चला और उसके अंतर्गत जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने बिल आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से पीछे रहकर के जिस प्रकार से काम किया और फिर बीटीपी के कार्यकर्ताओं को आगे किया, साथ में मिलकर के इस प्रकार इंजाम दिया और इनको रोक नहीं पाए और रोकते न कार्यकर्ता थे तो, लेकिन जब जाम किया और आगजनी हुई, लूटपाट हुई और जिसके अंदर ऐसे आपराधिक तत्व लोग शामिल हो गए जिसमें कोई लेना देना नहीं, गरीब आदमी का, उसकी होटलें, पेट्रोल पंप सब लूट गए और जिस प्रकार की स्थिति हुई है उसका आज दिन तक डूंगरपुर का शांत प्रिय एरिया कहते हैं। जो भी अफसर आते हैं शांत प्रिय एरिया, लेकिन इस घटना ने हमको बहुत तकलीफ में की। डूंगरपुर में और राजस्थान में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मजनक बात है और उसके अंदर 2.5 दिन तक यह 24, 25, 26 तक इस प्रकार की होती रही स्थिति और न तो सरकार के मुद्दे जिला कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, डीआईजी तक ये प्रशासन के लोग मार्गदर्शक बने रहे, वो जो करते थे इस प्रकार करते रहे और जिस प्रकार का जो हालात हुए हैं उसको कोई रोक नहीं पाए और 3 दिन तक यानी 2.5 दिन तक ये माहौल कोई मुख्यमंत्री ने खबर नहीं ली और खबर ली हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बात नहीं की और उसके कारण से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है कि और इसके लिए जो गरीब आदमी मारा गया और जिस प्रकार की स्थितियां हुई हैं इसके लिए बड़ी परेशानी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप सबको पता है आपके टीएसी के मेंबर भी आपके विधायक हैं, आपके अंदर जहाँ पर नेता जो मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़े निकट कहला जाते हैं, जैसे सागवाड़ा के अंदर भी हो और 84 के अंदर भी हो, डूंगरपुर के अंदर हो, वो सब ले लेके इन बच्चों को निकलते गए। 1.5 साल तक यही काम करते रहे, हम करवा रहे मिल मिला के आ गए, लेकिन फिर वापस भी बिठाया, फिर लेकर के तीसरी बार भी गए, विधायकों की टीएसी की मीटिंग भी हुई और उसके बाद उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन मुख्यमंत्री जी होते हैं और उनके अंदर उनके ऊपर कोई समाधान नहीं हुआ और क्लियर कट किसी की बात नहीं कही और इस प्रकार की स्थिति में लोग बाग उसको सही ढंग से समझ नहीं पाए और वो चाहते थे कि हमको मिले ये पद, हमारी भर्ती के अंदर हमको मिले, यह मंशा थी और इसके कारण से और काकरी डूंगरपुर चले गए और मैनेज करने वाले दोनों दल और उल्टा बीजेपी को दोष ठहराए। बीजेपी के तो भाई ये कहा था बीटीपी वाले के भी 17 एमएलए हमारे पास में आएंगे, जिसको समय जैसा मिला था उसके अंदर अपनी जो कुछ लोग गए, बाकी तो सब वही कार्यकर्ता थे और उसके अंदर कहीं इस प्रकार से घटना में तो सम्मिलित थे रमेश तक, लेकिन फिर भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता था लेकिन मजबूर किया जा रहा मुझे ये बोलने के लिए। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर माथे मरने का काम किया है, वातावरण दूषित करने का काम करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है और मैनेजमेंट इनका और मैनेजमेंट आपसी इनकी टांग खिंचाई, आपसी लड़ाई, वो पहले वो खुद लड़ लें और फिर उसका समाधान करे, इसके बाद में बीजेपी को आरोपित करे, तो उसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आज मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो निश्चित रूप से ऐसी घटना में ऐसे तत्व जो होते हैं इनका विरोध शुरू से करती है और उसका पुरजोर शब्दों में इसको ये दोबारा नहीं हो इसके लिए भी पूरी कोशिश करती रही है। ऐसा मैं इस समय कहना चाहता हूं। जो हुआ वो बड़ा दुख का विषय है। मैं इस समय पर राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं कि इस समय में जो प्रक्रिया ये 1.5 साल के अंदर आपकी हुई है वह बिल्कुल संभाल नहीं सके और ये सरकार फेल है और मैं उसकी बहुत बड़ी भर्त्सना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।